एरिक्सन के अंदर मैं जॉब कर रहा था। तो वहीं जब हम कुछ दोस्तों ने मिलके वो फूड को ट्राई किया था, मुझे नहीं पता था कि पिज़्ज़ा क्या चीज़ होती है, कैसा होगा। मेरा बैकग्राउंड जो रहा वो बीटेक का रहा था और बीटेक भी ऐसी जो फेलियर वाली थी, ठीक है, जिसको मैंने दुनिया तो 4 साल में करती है, जिसको मैंने 6 साल में कंप्लीट किया था, वो मेरी बीटेक रही थी। अपने ब्रांड को अगर आपने मार्केटिंग करना है ना, तो खुद के ब्रांड एम्बेसडर बनो और खुद उसको इतना बड़ा कर दो कि आपको किसी और की जरूरत ना पड़े। आपने बताया आजकल एक वड़ा पाव वाली फेमस है, ठीक है, आज वो फेमस दिख रही है। आज से 2 साल पहले की जर्नी किसी को नहीं दिख रही उसकी। MBA चाय वाला फेल हुए अपने जो उन्होंने काम स्टार्ट किया था, आपको क्या रीजन लगता है एग्जैक्टली? वो मैं उसको ये नहीं कहूँगा कि फेल हुए। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है मानवी और आप देख रहे हैं द सोशल लाइट। आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं, मुझे उनका पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगा था और आपने भी उनको शार्क टैंक में देखा होगा। तो मेरे साथ है संदीप जांगरा, जो कि ओनर हैं पिज़्ज़ा गैलेरिया कंपनी के। तो आज हम उनसे बात करेंगे और शार्क टैंक का जो एक्सपीरियंस है वो हम लोग लेंगे उनसे। तो कैसे हैं संदीप जी? बिल्कुल बढ़िया, आप कैसे हैं? एकदम अच्छी हूँ मैं। तो सबसे पहले बताइए पिज़्ज़ा गैलेरिया, क्योंकि पिज़्ज़ा इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं उसमें, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है डोमिनोज। कैसे आपने सोचा कि मुझे पिज़्ज़ा ही बनाना है? तो ये बिल्कुल एक मेरे लिए एक नई सी स्टोरी थी। इसको कैसे स्टार्ट किया है, आज से तकरीबन 8 साल पहले कहूँ मैं, इसी गुड़गांव में इसी जगह पे मैं आया था और यहीं मैंने पहली बार पिज़्ज़ा खाया था। और मेरा जॉब था साइबर सिटी में, एरिक्सन के अंदर मैं जॉब कर रहा था। तो वहीं जब हम कुछ दोस्तों ने मिलके वो फूड को ट्राई किया था, मुझे नहीं पता था कि पिज़्ज़ा क्या चीज़ होती है, कैसा होगा। तो जब मैंने उसको खाया था ना, मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ लगी थी वो। और यकीनन मुझे उस टाइम पे कोई ऐसा आइडिया नहीं आया था कि मैं इसी का बिजनेस करूंगा और इसी को इतना बड़ा करके हम लोग चलेंगे। बट जब जॉब छोड़ के मैं वापसी घर गया ना, और मुझे फूड इंडस्ट्री में ही काम करना था, तो उन्हीं लिस्ट के अंदर मेरा पिज़्ज़ा भी एक फूड था। और क्योंकि मैंने गुड़गांव में पहली बार खाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो इसीलिए फिर मैंने उस लिस्ट में रखा अपनी में कि गोहाना अगर मैं जाऊंगा और फूड का बिजनेस भी करूंगा ना, तो बर्गर, चाइनीज फूड और पिज़्ज़ा की एक रेंज मैंने रखी थी। तो इसलिए वो जहन में था मेरे और अंदर, तो वो मैंने स्टार्ट किया। ओके, सो जब आप शार्क टैंक में गए ना, तो शार्क टैंक का एक एक्सपीरियंस होता है और उसके बाद आपकी लाइफ में क्या चेंज आया? क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे कस्टमर थे जिनको पता ही नहीं था कि पिज़्ज़ा गैलेरिया, जैसे जिसमें से मैं हूँ। तो मैंने जब वहाँ से सुना और सबसे जो हिट किया वो मेरे माइंड को, वो था आपका वेज सेक्शन, क्योंकि आप सिर्फ वेजिटेरियन में बनाते हैं, तो इसलिए मैं वहाँ खाने गई थी। तो आपकी कितनी सेल राइज हुई शार्क टैंक के बाद? शार्क टैंक के बाद डेफिनेटली बहुत अच्छा एक रिस्पॉन्स हमें मिला है। और आप उस एरिया के जहाँ से आपने काम किया होता है या जहाँ पे आप रहते हो, ठीक है, उस एरिया के आप कुछ दिनों के लिए सुपरस्टार होते हैं। और उसको बैलेंस रखना, अगर आपके प्रोडक्ट में दम है तो डेफिनेटली उसको बैलेंस भी रखेंगे और आप करते हैं। और सेल्स बहुत ज़्यादा हमारी जंप हुई। जब हमारा जिस दिन एपिसोड आया था, तो उससे नेक्स्ट डे और नेक्स्ट 15 डेज तक हमारी 5x 4x के अराउंड वो सेल रही, और अब कंटिन्यू हमारी 3x पे स्टेबल है सेल। ओके, तो मतलब कम क्यों हो गई? अभी क्या होता है कि हर चीज़ का ना एक हाइक होता है जी, ठीक है। जब भी एपिसोड आता है या कोई भी चीज़ होगी तो वो एकदम से ग्राफ को अप करेगी जी, ठीक है। अब फूड पर एज पर क्वालिटी, एज पर आपकी सर्विस, ठीक है, उन सब चीज़ों को बैलेंस करें। बहुत सारे कस्टमर होते हैं जो वन टाइम ट्रायल करते हैं, ठीक है, वो रिपीटेशन जो जाता है वो 2 या 3 मंथ्स के बाद रिपीट जाता है। ऐसा तो नहीं होता कि आप भी अगर खाते हो रेगुलर, तो हो सकता है आप महीने में 1 बार खाएं या फिर हो सकता है कि 2 महीने में खाएं, ठीक है, वो रेशियो चलता है। हमारा जो एपिसोड आया था वो 1 फ़रवरी को आया था, तो आज 16 मार्च के आसपास है, तो तकरीबन 1.5 महीना हो गया है। तो जो कस्टमर का फॉलो, अगर मैं 3x पे स्टेबल हो गया हूँ ना, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ओके, सो जो फूड इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, उनका मन है, और बहुत सारे आपने देखा होंगे ना रील्स में, एक बड़ा पाव वाली हैं जो बड़ी फेमस हो रही हैं, एक पानीपुरी वाली थी वो फेमस हुई। सो फूड इंडस्ट्री में क्या सबसे ज़्यादा लैक होता है? मतलब सबसे ज़्यादा क्या जो खाना होता है वो वेस्टेज ज़्यादा होता है? मतलब किस चीज़ में लैक कर जाते हैं लोग उसको बड़ा बनाने से? डिपेंड ऑन आपका फूड की क्या है, किस तरह का आप फूड बेच रहे हैं, ठीक है। अगर मैं QSR रेस्टोरेंट की बात करूँ तो QSR के अंदर कभी भी फूड वेस्टेज नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि उनके इंग्रेडिएंट सेम होते हैं, वो उस प्रोसेस पे काम करते हैं। तो QSR में कभी नहीं ऐसा। अगर आप इसी को रिटर्न में जाएं, या फिर आप कोई साउथ इंडियन करते हैं, या फिर आप कोई आइडिया लगा के कोई भी फूड का काम कर रहे हैं कि इंडियन फूड का किया, जिसमें आपको आइडिया नहीं है कि कस्टमर कितना आएगा, बट आपको प्रिपरेशन बहुत पहले से करके रखनी पड़ती है, तो वो फिल्ट्रेशन करना पड़ता है। तो QSR की रेंज अलग है। एक फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट के लिए बहुत एक अलग कस्टमर टारगेट और सेगमेंट होता है।
ओके, सो आपने जब पिज्जा गैलेरिया बनाया, मेन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या थी आपकी मार्केट को लेके? पिज्जा गैलेरिया जब हमने बनाया तो उसमें मार्केटिंग स्ट्रेटजी हमारी यही थी। हम लोग टायर 2 और टायर 3 सिटी के लिए हमारा मेन फोकस था। हम उन्हीं सिटी में काम कर रहे थे जहाँ पे डोमिनोज नहीं था, पिज्जा हट नहीं था, या फिर ऐसा एक एम्बियंस नहीं था लोगों के लिए जो फाइन डाइनिंग का फील कराए। ठीक है, बहुत सारी इंडिया में आज भी बहुत सारी सिटी ऐसी है कि जहाँ पे आज भी रेडी ठेले के ऊपर फूड को खाया जाता है, प्रॉपर हाइजीन नहीं है। उन सिटी के लिए हम लोग टारगेट करते थे कि अपने फूड को वहाँ लॉन्च करें, बट एक नॉर्मल सी सेल होती थी। बट अगर सेल्स के ग्राफ को बनाना होता तो हमें मेट्रो सिटी में भी हम लोगों को जाना पड़ा और वो चीज़ करते हैं। और इवन मार्केटिंग की अगर बात करते हैं तो डिफरेंट वे होते हैं, आपको किस तरीके की कस्टमर को आप फिल्ट्रेशन करते हैं। इवन हम लोग किसी एरिया में अगर हमें आउटलेट अगर ओपन करते हैं हम, तो हम उसमें 3-4 चीज़ों को हमेशा ध्यान रखते हैं कि उस एरिया में पॉपुलेशन कितना है, उस रेडियस जोन में जहाँ में हम आउटलेट, और जिस रोड पे आप कर रहे हैं तो वहाँ पे वॉक इन डिस्टेंस कितना लोगों का जा रहा है, ये पॉइंट आ जाता है। और इवन फास्ट फूड के रेस्टोरेंट सराउंडिंग एरिया में कितने हैं आपके, तो वो सब कुछ को चीज़ मिक्सअप करके तो वहाँ आउटलेट ओपन किया जाता है। फिर आपको आपका कस्टमर फाइंड आउट करना है कि वो इसी सेगमेंट के लिए हो, वो पिज़्ज़ा का है आपके पास या बर्गर का है या किसी अदर रेंज का है, तो वो फिल्ट्रेशन किया जाता है। तो उसकी मार्केटिंग आउटलेट की ओपनिंग पे एक अलग तरीके से होती है। जितनी भी टीम्स होती हैं वो DH डोर हैंगिंग से करती है, लीफलेट मार्केटिंग से करते हैं, सोशल मीडिया से हम लोग करते हैं। तो अलग अलग मार्केटिंग के बहुत सारे वे हैं। ओके, सो इस प्रोसेस में क्या लर्निंग सबसे अनएक्सपेक्टेड थी आपके लिए कि एक फूड चेन वो भी सक्सेसफुल बनाने के लिए? सबसे चीज़ अनएक्सपेक्टेड मैं कहूँगा तो मेन चीज़ ये थी क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से नहीं था। अगर मैं बाय प्रोसेस में अगर मैं बात करूँ, मेरा बैकग्राउंड जो रहा वो बीटेक का रहा था, और बीटेक भी ऐसी जो फेलियर वाली थी। ठीक है, जिसको मैंने, दुनिया तो 4 साल में करती है, जिसको मैंने 6 साल में कंप्लीट किया था, वो मेरी बीटेक रही थी। और वो बिल्कुल एक नया चीज़ पकड़ के लेके आनी, और जो फैमिली में भी एटलीस्ट बिजनेस तो था बट इस फास्ट फूड का बिजनेस नहीं था, और कोई सिस्टम प्लान नहीं था कि मतलब अगर दुकानदारी भी थी तो वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की थी। आराम से अपना ग्राहक आएगा, दिया भैया अपना ज़िंदगी को करो, ऐसा नंबर्स ऑफ आउटलेट या कुछ चेंज का नहीं था। तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस हुई थी कि इसको स्टार्ट कैसे करें, क्या क्या लाइसेंस चाहिएंगे, किस तरीके से होगा, कस्टमर स्टार्टिंग फेस का कि कैसा आता है, उसका बिहेवियर क्या होगा, इसलिए ये बहुत सारे इशू चीज़ होते थे हमारे लिए। जी, सो आप टेस्ट बर्ड जब होता है ना तो एक लग जाता है मुंह को, उसमें कंसिस्टेंसी बनाना कितना टफ होता है, कैसे बनाते हैं आप लोग? देखो, टेस्ट बर्ड बनाना बहुत ही इजी भी कहूँगा और हार्ड वर्किंग भी कहूँगा। इसको मैं दोनों वे में आपको बता सकता हूँ। आपको एरिया वाइज आपके कस्टमर का टेस्ट फाइंड आउट करना पड़ता है कि किस एरिया में क्या टेस्ट है। अगर आप पंजाब जाएंगे तो थोड़ा सा तीखा लोग खाना पसंद करते हैं, हरियाणा में थोड़ा सा नॉर्मल सा चलेगा, आप राजस्थान और में जाएंगे तो वहाँ पे भी तीखा जाएंगे, और गुजरात के थोड़ा सा अगर टच में आप जाएंगे तो वहाँ पे मीठा। जी, ठीक है, तो पूरे इंडिया में अलग अलग तरीके का है। और पिज़्ज़ा एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है, आपको इक्वल टेस्ट। अगर कोई मेरे गोहाना के आउटलेट पे पिज़्ज़ा खा रहा है तो वही सेम टेस्ट उसको गुड़गांव के आउटलेट में आना चाहिए, वही टेस्ट मेरा आगरा के आउटलेट में आना चाहिए, वही पंजाब में। क्योंकि पिज़्ज़ा की कंसिस्टेंसी रखनी मेन आपके डो के ऊपर है कि आप कैसा डो दे रहे हैं, क्या आपके इंग्रेडिएंट्स है, और मेन रोल होता है आपके सॉस का, जो सॉसेज हमने इनबिल्ड अपनी की हुई है वो सारा होता है। मैंने आपके शार्क टैंक का एपिसोड देखा था, आपने उसमें बताया था कि आप चीज़ भी अपनी कुछ अलग बनाते हैं उस टेस्ट को थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए। सो मुझे अब शार्क टैंक के बारे में बात करनी है। क्या प्रोसेस रहता है अगर नॉर्मल कोई एक एंटरप्रेन्योर है और उसको शार्क टैंक में जाना है तो वो कैसे जा सकता है? बिल्कुल नॉर्मल से एंटरप्रेन्योर, मैं खुद एक नॉर्मल से एंटरप्रेन्योर था। मुझे कोई ऐसा नहीं था कि भाई मैं कोई जैक लगा के गया हूँ या कुछ भी, कोई भी जैक नहीं लगता। इनका सिंपल सा एक प्रोसेस होता है, सोनी लिव ऐप के थ्रू प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जैसे अभी शार्क टैंक 4 आएगा तो उसका ऑडिशन वगैरह मई या जून के अंदर स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको अपना फॉर्म फिल करना होता है। फॉर्म फिल के बाद आपको उसमें फिल्ट्रेशन करेंगे, वो उनको लगा कि ये बिज़नेस अच्छा है और हम कर सकते हैं, तो आपको उसकी रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको डालनी पड़ती है। आपकी फिर डिटेल्स के बाद आप किस तरीके का, अगर आपका आइडली कोई स्टार्टअप है वो उसका थॉट प्रोसेस डालना पड़ेगा। अगर फिजिकली आप उसको कर रहे हैं तो उसकी फ़ोटो पिक जितने भी हैं वो सबको अपलोड करके तकरीबन 4 से 5 राउंड होंगे। देन उसके बाद आपसे एक प्री ऑडिशन राउंड होगा। वो आपके हो सकता है कि आपकी दिल्ली की सिटी में हो सकता है आपका बेंगलोर, जो भी वो एज पर आप चॉइस करेंगे कि एक प्री ऑडिशन राउंड आप कहाँ पे देना चाहेंगे, वो करते हैं। और देन फिर दोबारा से टीम पूरा फिल्ट्रेशन करती है उन चीज़ों पे। उसके बाद जब इनका शूटिंग स्टार्ट होते हैं तो आपको मुंबई के लिए कॉल के लिए बुलाएंगे
और देन वहाँ पे आपको सारा प्रोसेस समझाया जाएगा कि सर इस तरीके से शूटिंग होगी ये। और इवन सबसे अच्छी चीज़ ये होती है, जितने भी शार्क वहाँ पे बैठे होते हैं तो उनको उससे पहले कोई आइडिया नहीं होता कि कौन सा स्टार्टअप आ रहा है, कैसे आ रहा है। उसमें बहुत ही अच्छा हमें ये लगा कि टोटली ट्रांसपेरेंसी थी। ओके। हमारा डिस्प्ले लगा है, शार्क एक तरफ से आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वो डिस्प्ले देख के आइडिया लगा सकते हैं। अगर किसी शार्क ने देखा हो, खाया तो वो आइडिया बस ये बोलते हैं कि हाँ मैंने देखा है, सुना है, बट उनको कोई आइडिया नहीं होता कि ये क्या बिजनेस आ रहा है, क्या प्रेजेंट करेंगे। आते हैं, वो बैठते हैं, पिच वाले पिक्चर अंदर आते हैं, पिच को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो इस पूरे प्रोसेस में आपका मतलब जैसे कि जो पहला ऑडिशन था और उसके बाद फाइनल जो आपका शूट जाता है, वो कितना ड्यूरेशन होता होगा? तकरीबन 4 से 5 महीने लग जाते हैं। और उसमें ऑथेंटिसिटी कैसी होती है? जैसे कि मतलब हम लोग जैसे सोचते हैं अगर कोई गलत नंबर्स बता दे अपने कि मेरी इतनी सेल गई, या फिर कोई पूरा प्रूफ देना पड़ता है? देखो कोई भी गलत नंबर तो नहीं बताएगा। गलत नंबर बताएगा तो जितने टाइम पे उनकी वेरिफिकेशन चलती है ना, हर चीज़ को वो प्रोसेस पे करते हैं। आपका सेल्स का पूरा ग्राफ लेंगे, आपकी 3 ईयर की बैक सेल को लेंगे, वो सारी चीज़ों को लेते हैं। और देन उनकी भी बहुत एक्सपर्ट टीम्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की टीम है, वो फिल्ट्रेशन करती हैं, तब जाके आप लोग सिलेक्ट होते हैं। इवन आज के टाइम पे किसी की जेब से पैसा लेना बहुत आसान नहीं है, बहुत टफ है। और वो वहाँ पे आपके लिए एक ऐसा राउंड है और ऐसा आप फेस कर रहे हैं वहाँ पे कि आपको पैसा अपने बिजनेस के लिए लेके आना है जी। और उनके लिए, और उनको ऐसे आप जब तक सच्चाई नहीं बताओगे तब तक वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। अगर झूठ बोलोगे, जिस दिन वो पैसा उन्होंने फाइनली ऑफिशियली रिलीज करना है, आप वहाँ पे बैकफुट हो जाओगे। क्या फायदा उन चीज़ों का? जी। सो अगर जैसे उन्होंने बताया था जब आप शार्क टैंक में गए थे, तो जब मैंने एपिसोड देखा आपके लिए बताया था कि फाइनेंस आपका थोड़ा सा वीक है, तो आपने उस पर काम किया? बिल्कुल। जो वो उस टाइम पे जो बताया, एक तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि उस चीज़ में हम जो फेस कर रहे थे ना, वो फर्स्ट टाइम हमने फेस किया था। इससे पहले हम कभी भी कोई वीसी राउंड या फंडिंग के लिए कभी भी नहीं गए थे। और टोटली बूस्टअप हमारी कंपनी है, और मतलब वो एकदम से मैं 50-60 कैमरे देख के और वो एकदम से चकाचौंध सा हो गया, नर्वस सा हुआ। और जब वो क्वेश्चनिंग चल रही थी ना, एकदम से रैपिड फायर जैसे होता है ना, वो मेरे साथ हुआ। अभी एक क्वेश्चन उधर से आ रहा है, एकदम से मुस्कान सा तो फटाफट दूसरा क्वेश्चन आ गया, दूसरे के बाद नमिता आ गई, फिर विनीता आ गई, एकदम से दीपेंद्र बोल रहा है। मतलब वो ऐसा हो, तभी मेरे को दीपेंद्र ने बोला भी कि भाई जो भी बता रहे हो आराम से सुन के बताओ और उस पर करो। तो वो नंबर उस टाइम पे अनबैलेंस हो गए थे हमारे, बट उसके बाद भी हमने, देखो उनकी एक एडवाइस थी, अच्छे से हमने की और मानी। और हम लोग ने आते ही अपने जो भी हमने एक फाइनेंशियल एडवाइजर था वो असाइन किया, देन कैसे ग्रोथ प्लान करना चाहिए, किस सिस्टम से हम लोग चलाए, वो हमने करके और अब पिज़्ज़ा ग्लेरो अच्छी तरीके से रन कर रहे हैं। और ऐसे ही गाइडेंस हम धीरे धीरे भी और लेते रहेंगे। ओके, उसमें आप शार्क को थोड़ा सा आपकी फ्रेंचाइजीज पे भी कुछ इशू था? उनको क्या था कि लास्ट अनुपम का क्वेश्चन था हमारे लिए कि चलो ठीक है, तुम पिज़्ज़ा ग्लेरो को कैसे रन करोगे, क्या, तो तुम मुझे 3 SOP बता दो। ठीक है। वहाँ पे भी क्या हुआ कि फ्रेंचाइज, उन्हें क्वेश्चन मिक्सअप हो गया था कि फ्रेंचाइजी कोई कैसे लेता हो, तो उसके लिए 3 SOP बता दो। तो वो SOP मुझे नहीं सुनाई दिया था उस टाइम, क्योंकि वो डिस्टेंस से कैसा था। तो मुझे वो ना, मेरे को खाली फ्रेंचाइजी सुना, तो मैं फ्रेंचाइजी के अकॉर्डिंग मैं उनको बताने लग गया कि सर मैं मास्टर फ्रेंचाइजी ऐसे करूँगा, मेरा ये प्लान होगा। या इवन अगर वो मेरे को अगर SOP अच्छे से सुनता है, हर चीज़ होती, तो डेफिनेटली मैं बोलता कि मैं, मेरा फर्स्ट डे पे मैं काम करता हूँ, मैं व्हीट बेस्ड लॉन्च करने वाला हूँ, मेरा कस्टमाइज, मेरी सॉस है, मेरी चीज़ मेरी कस्टमाइज है, वो मेरी मेन SOP है। और हम लोग 100% वेज हैं, जो इंडिया में कोई नहीं कर रहा। ओके, सो अगर वहाँ पे अगर आपको फंडिंग मिलती तो आप किसको आप चाहते थे कि ये मेरी टीम में आए, और क्यों? देखो फंडिंग तो किसी से भी मिल जाती, वो तो एक अच्छी बात है फंडिंग, और मेनली हो जाता है कि आप किससे लेना चाहेंगे। सबसे पहले मेरा अमन से था हमारा कि हम, अमन अगर हमें देगा तो फंडिंग हम डेफिनेटली लेंगे। देन दीपेंद्र गोयल का था कि उनका, बट उन्होंने शो के अंदर बताया कि कोई भी उनसे रिलेटेड लिस्टेड जो भी ब्रांड होंगे उनमें वो फंडिंग नहीं करते। और अगर सेकंड ऑप्शन में अगर जाता तो मैं सेकंड विनीता कि हम लोग फंडिंग लेते। ओके, तो आपने पहले बोला अमन से आप लेते, अमन क्योंकि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अच्छी है उनकी? देखो अमन से इसलिए कि एक तो दिल्ली बेस्ड हो गए, जुड़ाव ये था। और इवन उनसे मैंने एक ही चीज़ सीखी है कि अपने ब्रांड को अगर आपने मार्केटिंग करना है ना, तो खुद के ब्रांड एम्बेसडर बनो और खुद उसको इतना बड़ा कर दो कि आपको किसी और की जरूरत ना पड़े। तो अमन की वो चीज़ें थे, और स्ट्रिक्ट और फॉरवर्ड मतलब बंदा, ऐसा नहीं कोई घुमा फिरा के बात करने वाला, मुझे नहीं लगता वो ऐसा है। जो चीज़ें हैं सब मुंह पे कहेगा,
उनको टाइम देना है तो टाइम देंगे, नहीं देना तो नहीं देंगे, बट वो बिजनेस की एक स्ट्रेटेजी प्लानिंग बना के डेफिनेटली वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर सकते हैं। ओके, सो आपको फ्यूचर क्या लगता है पिज़्ज़ा गैलेरिया का, और क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है अगले 10 साल में कि आप कितना बड़ा बना लेंगे पिज़्ज़ा गैलेरिया? हर किसी एंटरप्रेन्योर को फ्यूचर अपने ब्राइट ही दिखते हैं, बट चैलेंजिंग भी होते हैं। जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ करती है तो बहुत सारे आपको रूल्स रेगुलेशन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है, उनके लिए प्रिपेयर होना पड़ता है। और पिज़्ज़ा गैलेरिया तो नहीं कहूँगा मैं, बट एक पिज़्ज़ा की मार्केट कहूँगा कि बहुत बड़ी इंडिया में बनने वाली पिज़्ज़ा की मार्केट है। अभी तो इंडिया की पॉपुलेशन 3 या 4% इसको खा रही है जी। और जिस दिन ये 10% भी अगर खा लेगी पिज़्ज़ा का तो ये बहुत ही अच्छा फूड होगा। और पिज़्ज़ा आज के टाइम पे टायर 3 और टायर 4 सिटी के अंदर तक पहुंच रहा है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है जी। और जितनी ग्रोथ पिज़्ज़ा फूड की हो रही है तो उतनी ही ग्रोथ पिज़्ज़ा गैलेरिया की भी होगी। ओके, जहाँ से मैं आती हूँ वो आज छोटा सिटी है, तो वहाँ पे पिज़्ज़ा की जो क्वालिटी, जो डो होता है वो डो नहीं होता, वो ब्रेड्स का बनाते हैं। यही तो मेन पिज़्ज़ा गैलेरिया यूएसपी में काम करता है। पिज़्ज़ा गैलेरिया अपनी फ्रेश डो के लिए काम जाना जाता है और हम लोग जहाँ पे भी अपना आउटलेट खोलते हैं हम इन हाउस ही अपनी डो को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और जैसे आपने कहा कि जहाँ से आप आए हैं तो वहाँ पे वो आर्टिफिशियल बेस या फिर जो फ्रोजन बेस होता है उसके ऊपर पिज़्ज़ा बनाया जाता है। हम लोग ऐसा नहीं करते, यही हम लोगों को फील देने के लिए कि फ्रेश डो फ्रेश इंग्रेडिएंट के लिए, इसीलिए हम ऐसी जगह को हम टारगेट करते हैं कि जहाँ के लोगों को फ्रेश चीज़ें खिलाई जाए। ओके, सो क्योंकि बहुत सारे लोग शार्क टैंक में गए और कुछ जिन लोगों को फंडिंग नहीं रेज हुई, जैसे जिनमें से आप थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोला शार्क्स के बारे में, उनके बारे में आप क्या कहना चाहिए? जैसे जोर को भी बहुत कुछ बोल रहे थे, जो जोर को टीम आई थी। सबका एक अलग से थॉट प्रोसेस होता है, सबकी एक अलग से मेंटेलिटी है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ, उनके कॉल्स हैं यार, वो कुछ भी करें, ठीक है, बट इतना फास्ट फॉरवर्ड भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म चलना है ना तो डीपली हर चीज़ को क्लियर करो जी, और हर चीज़ों को सीखो, देन उसका रिएक्शन को, एक्शन का रिएक्शन कभी भी नहीं करना चाहिए। आप आराम से सुनो, समझो उन चीज़ों को, देन फिर उसके बाद। अब मेरे को एकदम से फास्ट और फेमस नहीं होना, किसी को भी कोई नहीं चाहेगा, ठीक है। आप जितना धीरे धीरे चलेंगे ना उतना रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ओके, किसी दिन रफ्तार में भागोगे तो भैया, अगर आप गाड़ी चला रहे फुल स्पीड में चलाएंगे गाड़ी को, एक्सीलरेट को इतना दबा दिया है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ठुकेगी ना। करेक्ट, उसको कंट्रोल नहीं करोगे तो अनबैलेंस होएगी, कहीं ना कहीं जाएगा। कंट्रोल से चलाओगे ठीक ठाक, आपको पता भैया मेरी लिमिट 80 की स्पीड की है, मुझे जैसे चलना है, ट्रैफिक से नॉर्मल से निकालना है, आराम से करते हुए निकल जाओगे। तो यही हर चीज़ हर एंटरप्रेन्योर के लिए भी है। ओके, सो एक ये मेरा भी क्वेश्चन है और लोगों का भी होगा कि जो फूड इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, कि आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं, सो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए? प्रोसेस क्या होता है उस एंटरप्रेन्योर के लिए? एक अगर फूड इंडस्ट्री में कोई सक्सेसफुल बनना चाहता है तो मैं आई जस्ट वांट टू नो कि जीरो से अगर स्टार्ट करना है तो वो कैसे स्टार्ट करे? तो हर चीज़ शुरुआती जीरो से ही होती है जी। और कभी भी कोई भी एंटरप्रेन्योर सोचता है कि भाई आइडिया लगा के छोड़ दिया, ऐसा मत करो। आप बिल्कुल उसकी शुरुआत बिल्कुल छोटी से चीज़ से कर दो। अभी जैसे आपने बताया, जैसे मैं आया था, आपने बताया आजकल एक वड़ा पाव वाली फेमस है जी, ठीक है, आज वो फेमस दिख रही है। आज से 2 साल पहले की जर्नी वो किसी को नहीं दिख रही उसकी। उसका वो स्टार्टिंग का पीरियड जो उसने लर्निंग किया, एक्स एम्प्लॉय है हल्दीराम की, उसने क्या डिसिप्लिन सीखा है वहाँ पे, क्या फूड ऑफ क्वालिटी किस तरीके से जाना चाहिए, क्या हाइजीन प्रोसेस जाना चाहिए, वो आज किसी को नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ और सिर्फ लोगों को क्या नज़र आ रहा है, आज वो फेमस होगी, भीड़ हो गई है, और वो भी ठेले से, ठीक है, वो ठेले से हो गई है, ठीक है, वो दिख रही है और लोग प्यार दे रहे हैं, ठीक है। बट अगर किसी एंटरप्रेन्योर की स्टार्टिंग जर्नी पे आप जाओ ना, बहुत सारी कठिनाइयों से निकलता है वो, बहुत सारे चैलेंज लेके निकलता है, उनसे सब कुछ आउट होता है। तो कोई भी फूड में अगर एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करना चाहता है, आप बिल्कुल शुरुआत करो भी सब छोटी सी चीज़ से, और एक प्रोडक्ट से करो। ऐसा नहीं कि आप मल्टीपल्स ऑफ आइटम के निकाल के और उसको बैठ जाओ, नहीं, आप सिंगल प्रोडक्ट से। कितने सारे लोग हैं जिन्होंने चाय का स्टार्ट किया, पानीपुरी से स्टार्ट किया, वड़ा पाव से, या सिंगल पिज़्ज़ा से, हम लोग कहें तो पिज़्ज़ा से हमने स्टार्ट किया। बहुत सारी ऐसी चेन्स हैं जो सिंगल प्रोडक्ट को लिया है, उसको प्लेयर बनाया, हीरो प्रोडक्ट बनाया अपना, देन उसको बड़ा किया। फिर तो MBA चाय वाला फेल हुए अपने जो उन्होंने काम स्टार्ट किया था, आपको क्या रीज़न लगता है एग्जैक्टली? नहीं, वो मैं उसको ये नहीं कहूँगा कि फेल हुए, ठीक है, वो कुछ टाइम के लिए हाइड हो गया है,
ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया पे इतना वायरल हो गए थे और हर चीज़ के क्या हो गया था कि भाई ये बिजनेस नहीं कर रहा है, ये कंटेंट क्रिएटर है, ठीक है, ये उस पर काम कर रहा है। ऐसा नहीं है, वो बिजनेस बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जो रफ्तार थी, मतलब उनकी एकदम से रफ्तार आई और लोगों को लगने लगा था भाई ये कंटेंट क्रिएटर हो गया और ये बिजनेस भी कर रहा है, ये फ्रेंचाइजी मॉडल पे भी जाएगा और इधर से भी खाएगा। मतलब बहुत सारे लोगों का एक अलग अलग, हर किसी की लॉबी होती है, तो हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर लॉबी को उनसे थोड़ा पेन हुआ हो और उनको टारगेट किया हो, बट फेलियर नहीं होगा। फेलियर कभी भी, मैं तो नहीं मानता कि कभी आप किसी चीज़ में फेल होते हो, आप हमेशा फेलियर की बजाय आप सीख लेते हो। तो उन्होंने एक अच्छी सीख ली और डेफिनेटली वो बहुत अच्छा करके भी निकलेंगे। सो एक एडवाइस कोई यूथ को दे दीजिए जो किसी भी बिजनेस में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं और वो अभी कर नहीं पा रहे स्टार्ट। देखो, एडवाइस हर यूथ के लिए यही है मेरी कि आप हमेशा कुछ ना कुछ सोचते हैं या फिर गपशप करते हैं अपने दोस्तों के साथ कि भैया चलो मिलके ये करते हैं, उसको सोच के छोड़ो मत, उसको ट्राई करो। यार क्या इन्वेस्ट कर पाओगे, क्या कुछ नहीं जाएगा, एक टाइम लगाओगे थोड़ा सा अपना, आप वापसी आ जाएगा। अगर अच्छा किया तो वो बहुत अच्छा रिटर्न दे के आएगा। थोड़ा बहुत पैसा का है, 10, 15, 20 हज़ार, 50 हज़ार रुपये आप लोग फ्रेंड सर्कल में इकट्ठा करके स्टार्ट तो करके देखो। आपकी लाइफ का एक वो लेसन जुड़ जाता है कि भैया हमने ये स्टार्ट किया था, अगर वो सक्सेस गया ना, बहुत सारों के लिए अचीवमेंट होगा, आप बहुत सारों के लिए आइडियल भी हो जाओगे। अगर फेलियर भी हो गया, आपके लिए भी वो सीख हो जाएगी कि भैया ये ना करके हमें ये चीज़ करनी चाहिए थी। तो किसी भी चीज़ को ना वो छोड़ो मत, सोच के उसको करो। लर्निंग से उससे लर्निंग से ही एक्सपीरियंस आता है और उसको धीरे धीरे एकदम से फास्ट फॉरवर्ड मत भागो कि एकदम से भैया हमें बहुत कुछ करना है। शॉर्ट टर्म में कभी भी कुछ नहीं मिलता, आपको लॉन्ग टर्म है, स्टेबल रहो और धीरे धीरे उसके हर चीज़ के फंडामेंटल को क्लियर करते जाओ, तब डेफिनेटली आप उसको एक दिन सक्सेस हो जाओगे। ओके, सो थैंक यू सो मच हमें कीमती अपना वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पिज़्ज़ा गैलेरिया पे जाके पिज़्ज़ा ज़रूर खाइए क्योंकि मैंने भी खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।